हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका केडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकी पे। तो प्लांट फिजियोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बॉटनी का टॉपिक है और इससे नीट वगैरह की परीक्षा में अच्छे नंबर पूछे जाते हैं। करीब 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक तरह से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, काफ़ी सिंपल है, पर इसमें कुछ बेसिक टर्म और टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर करना होता है। तो काफ़ी सिंपल वे में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनिमल जैसे होते हैं, जैसे हम लोग भी खुद भी एनिमल हैं, और थोड़ा वो अलग बात है कि वीआईपी टाइप के एनिमल हैं। तो हम लोगों के अंदर जैसे रिस्पायरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, और उसके अलावा नर्वस सिस्टम का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन होता है, हार्मोन्स का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। तो कई तरह की प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर। सेम इसी तरह से जो प्लांट होते हैं उनमें भी ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो प्लांट बॉडी के अंदर होती हैं उन्हें हम लोग विटाल एक्टिविटी कहते हैं। तो जैविक क्रियाएं जो कि पौधों के शरीर के अंदर या प्लांट के अंदर होती हैं उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। All type of vital activity that are takes place in plant body is called as plant physiology। अब एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है स्टीफन हेल्स। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। तीनों इन्हें फादर कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का जनक माना जाता है। इसके अलावा एक और इंडियन साइंटिस्ट है सर जेसी बोस साहब जो थे, इन्होंने इंडिया में, मतलब ये इंडियन एक तरह से फिजिक्स के प्रोफेसर थे और इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो ये इंडियन है, मतलब ये एक भारतीय वैज्ञानिक है और इन्हें भारत में मतलब जो पादप कार्यकी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, उसका जनक माना जाता है। स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी बोलेंगे, जबकि सर जेसी बोस को क्या बोलेंगे? फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कहेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन। तो एक इसमें बेसिक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन। अब पौधों में परिवहन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैटर है। सबसे पहले हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन से है, साधन से है। तो जैसे अगर आप समझें तो सिंपल कोई मोटर गाड़ी या मतलब रोडवेज की बसें होती हैं और उसमें हम बैठकर अपने स्थान पे, गंतव्य स्थान पे जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं। नानी के यहाँ, उसके अलावा फूफा के यहाँ, मौसा के यहाँ, या फिर किसी दोस्त के यहाँ। तो कहीं भी हम जाते हैं, अक्सर मतलब हम किसी मोटर गाड़ी में बैठ के, मतलब जो ट्रांसपोर्ट की बसें होती हैं या फिर जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके द्वारा जाते हैं। तो हम लोग एक तरह से क्या हो गए? पैसेंजर का काम करते हैं। और वो जो गाड़ियाँ होती हैं वो एक तरह से मतलब कि ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, वो हमें ले जाती हैं, ले आती हैं। तो वो हमारा परिवहन होता है। इसी तरह से प्लांट बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। पौधों में जो परिवहन की प्रोसेस होती है, परिवहन की जो क्रिया होती है, वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होती है। तो लेकिन पौधों में आखिर परिवहन किन चीज़ों का होगा? तो पौधों के अंदर अगर हम परिवहन की बात करेंगे तो इनमें परिवहन होगा गैसों का। तो जो गैसेस होती हैं उनका परिवहन होगा। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, इनका एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। मिनरल्स के अलावा इसमें अगर हम देखेंगे तो जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स में खास करके हार्मोन्स जो होते हैं, इनका एक तरह से क्या होगा? हार्मोन्स जितने भी होते हैं उन हार्मोन्स का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसके अलावा अगर इसमें देखेंगे जो वाटर होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऐसे सारे जो कंपोनेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, इन सभी का प्लांट के अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशंस होता है। तो मिनरल्स हो गया, गैस हो गई, वाटर हो गया, और बाकी जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब का प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट के अंदर खास करके दो तरह की सेल्स होती हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस जनरल वे में
होती है। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो दो कंडीशन में होगी। एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक मतलब कम दूरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन होगा स्मॉल डिस्टेंस के लिए, तो एक होगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मतलब एक लंबी दूरी के लिए होगा। तो दो तरह की इसमें कंडीशन देखने को मिल सकती है ट्रांसपोर्टेशन में। तो कम दूरी के लिए अगर हम इसमें स्मॉल डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन देखें तो जैसे एक सेल है, एक सेल से कोई भी मिनरल्स है, वाटर है या गैसियस मॉलिक्यूल है, वो दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तब इसे स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा जैसे जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में एक सेल से दूसरी सेल में तो हो तो ये ऑलरेडी स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग हो जाए, मतलब किसी एक सेल से या बॉडी पार्ट से मतलब काफ़ी दूरी तक, जैसे लीव्स तक, स्टेम तक, इसके अलावा रूट तक, मतलब हर जगह पे अगर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो तो ऐसी स्थिति को इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। तो स्मॉल डिस्टेंस में क्या होगा, सेल के अंदर हो या एक सेल से जस्ट बगल वाली सेल में अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इसे स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहेंगे। जबकि अगर किसी सेल से मतलब किसी एक सेल से उसकी पड़ोस वाली या बगल वाली सेल में को छोड़कर मतलब 2-4 कोशिकाओं के बाद या फिर मान लेते हैं रूट से डायरेक्ट स्टेम के अंदर या फिर लीफ के अंदर अगर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होगी, जैसे आप ध्यान दीजिए रूट से अगर कोई वाटर या मिनरल एब्जॉर्ब किया जाए और वो उसकी लीफ तक पहुंचा दिया जाए या फिर उसके स्टेम तक पहुंचा दिया जाए, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या नाम देंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है वो खास करके प्लांट के अंदर वो यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों टाइप की हो सकती है। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगी तो जनरल वे में अगर देखा जाए तो स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होगा वो यूनी डायरेक्शनल होता है, जबकि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो मतलब कि बाई डायरेक्शनल नेचर का होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जो रूट्स होती हैं, जितनी भी रूट्स होती हैं, रूट्स की खासियत क्या होती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और इसे ट्रांसफ़र करेंगी, वाटर को ट्रांसफ़र करेंगी, मतलब वाटर को ट्रांसफ़र करेंगी लीव्स तक, तो जो पत्तियां होती हैं वहाँ तक ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये यूनी डायरेक्शनल है, मतलब रूट्स होगा, रूट हेयर होंगे, रूट हेयर से जाइलम सेल होंगी, फिर उसके बाद स्टेम में जो वाटर होगा वो ट्रांसफ़र होते होते लीव्स तक पहुंच जाता है। बाद में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये यूज किया जाता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन होती है इसमें, जैसे खनिज और जो भी मिनरल्स और वाटर होते हैं, इन सब का ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल नेचर में होता है, मतलब यूनी डायरेक्शनल टाइप का इसमें ट्रांसपोर्ट देखा गया है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होती है ट्रांसपोर्ट की, इसमें ट्रांसपोर्ट का अगर देखेंगे तो जनरल जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होगी वो स्मॉल और लॉन्ग डिस्टेंस होगी। अब स्मॉल डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्ट होगा, शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होगा ये मतलब कि दो तरह से होगा। ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है ये दो तरह से होती है। एक होता है इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पहली कंडीशन इसकी होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी कंडीशन होती है इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो दूसरी कंडीशन इसकी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर देखा गया है कि जो एनर्जी होती है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा ये जनरल वे में अगर देखा जाए तो डिफ्यूजन जो होता है वो डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा ये भी डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम देंगे, अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब उसे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट नाम देते हैं। अब जो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखिएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो पूरी की पूरी प्रोसेस होगी, इसमें अगर हम देखेंगे इन जनरल तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिफ्यूजन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो है डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में अगर मूवमेंट होगा, किसी कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिफ्यूजन सबसे अधिक गैस का होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे लिक्विड जो होगा उसमें डिफ्यूजन होगा, और उसके बाद अगले नंबर पे आएगा सॉलिड। तो सबसे कम सॉलिड में, सबसे अधिक किस में होगा डिफ्यूजन? गैस के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई एक बंद कमरा होगा और उसमें अगर हम कोई स्प्रे अगर मतलब स्प्रे करें, कोई भी चीज़ उसमें वो केमिकल हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, अगर उसको स्प्रे करेंगे तो पूरे कमरे में बड़े जल्दी ही वो फैल जाता है। इसी तरह से जैसे एक गिलास पानी लें और उसके अंदर चीनी डालें तो चीनी को घुलने में टाइम लगेगा, ये भी डिफ्यूजन की प्रोसेस है, उसको घुलने में टाइम लगेगा। और अगर कोई लोहा होगा, लोहे को अगर आग में रख के गर्म करेंगे तो वो मतलब वो भी जो उसमें हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होगी, और आप जानते हैं कि लोहा इतने जल्दी से गर्म नहीं होगा। तो गैस में डिफ्यूजन की प्रोसेस सबसे फास्ट होती है, लिक्विड में दूसरे नंबर पे और सॉलिड में तीसरे नंबर पे, मतलब सबसे कम होती है। तो इस तरह से डिफ्यूजन, और इसके अलावा इसमें एक होता है प्रोसेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, इसके अलावा एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होगा? इसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। इसमें डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो ऑलरेडी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की डायरेक्शन में ही होंगे, लेकिन इसमें कैरियर प्रोटीन के द्वारा डिफ्यूजन होगा। अब कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं? एक तरह से जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है उनके लिए एक चैनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे दो सेल हो जाती हैं, इन दोनों सेल के बीच में, जैसे सेल ए है, सेल बी है, इनके बीच में क्या होती है? सेल वाल प्रेजेंट होती है, और इस सेल वाल के अंदर एक्वापोरिन्स होते हैं, मतलब इसमें एक्वापोरिन्स होते हैं या कुछ चैनल प्रोटीन्स होती हैं। अब इन चैनल प्रोटीन के द्वारा जिन भी मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है वो ईजिली होता है, मतलब बड़े आराम से हो जाता है। तो लेकिन ये जो चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन होती हैं, ये कैरियर प्रोटीन डिफ्यूजन की प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मतलब डिफ्यूजन को और ईजी बना देती हैं। तो इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। तो कैरियर प्रोटीन के द्वारा अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, मतलब कोई हेल्प करता है अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस में, तब ऐसी कंडीशन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नाम दिया जाता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिपोर्ट का। यूनिपोर्ट तो यूनिपोर्ट क्या होता है? अगर यहाँ पे जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, डिफ्यूजन की प्रोसेस में अगर जैसे कोई मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये कोई कैरियर प्रोटीन है और इसमें कोई एक एलिमेंट है, वो एक ही डायरेक्शन में साइड ए से बी की तरफ मूव कर गया, सेम डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव किया, तो ऐसी कंडीशन को यूनिपोर्ट नाम देते हैं। इसी कंडीशन में एक दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं सिम्पोर्ट। एक दूसरी कंडीशन होती है डिफ्यूजन में सिम्पोर्ट में क्या होता है? जैसे ये साइड ए हो गया, ये साइड बी हो गया, और ये कोई कैरियर प्रोटीन हो गया। कोई मॉलिक्यूल साइड ए से बी की साइड में मूव किया और कोई दूसरा मॉलिक्यूल बी से ए की साइड में मूव किया, तो ऐसी कंडीशन को एंटीपोर्ट नाम देंगे। फिलहाल यहाँ पे दोनों सेम साइड में मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर गए तो ऐसी कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं सिम्पोर्ट। एक तीसरी कंडीशन होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं एंटीपोर्ट। एंटी का मतलब हो जाता है उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन।
तो एंटीपोड एक तीसरी कंडीशन होती है एंटीपोड। इसमें दोनों मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब साइड ए से बी में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यूनिपोड क्या होता है, कैरियर प्रोटीन के द्वारा अगर कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर वो मूव करेगा तो ऐसी कंडीशन को यूनिपोड बोलेंगे। अगर दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तब इसे सिम्पोड नाम दिया जाएगा। और एंटीपोड क्या होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑलरेडी उसे एंटीपोड कहते हैं। ये किसका टाइप है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, क्योंकि ये ऑलरेडी कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू हो पाता है। इसके अलावा अगले टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे होता है उसे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।